एक्समैन 97 का एपिसोड 6 एक तरफ अर्थ पे मौजूद स्टॉर्म की सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवरकमिंग जर्नी दिखाता है, तो वहीं शियर एम्पायर में वापस लाता है सबके प्यारे प्रोफेसर एक्स को। बट जेनोशा के जेनोसाइड के बाद एक्समैन टीम के सर्वाइवल के लिए अपने वॉर जीत के करनी पड़ेगी इन दोनों को ही वापसी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन एक्समैन 97 के एपिसोड 6 लाइफ डेथ पार्ट 2 का, जहां साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत होती है अगेन टाइटल कार्ड से, जहां कुछ न्यू एडिशंस एंड कुछ रिमूवल्स देखने मिलते हैं। ट्रेजिकली पिछले एपिसोड में जेनोशा की बैटल में दो इंपॉर्टेंट म्यूटेंट्स मारे गए थे, जो थे मैग्नीटो एंड गैम्बिट, तो उन दोनों के ही टाइटल्स यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। ये चीज एक तरह से ये भी कंफर्म करती है कि इन दोनों की डेथ एक्चुअल में हो गई है, लेकिन अभी भी चांसेस है टाइम ट्रेवल के थ्रू उन्हें वापस लाने की। बट इन टाइटल कार्ड्स में जहां ये दो कैरेक्टर्स रिमूव किए गए हैं, वहीं ऐड हो गया एक न्यू कैरेक्टर कर्ट वैगनर के नाइट क्रॉलर के रूप में, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में ही देखा था। इसके अलावा इस एपिसोड को फोरशैडो करते हुए कुछ न्यू सीन्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें फोर्ज और उसकी एक्स फैक्टर टीम, शियर इंपीरियल गार्ड्स एंड इवन प्रोफेसर एक्सेवियर का शियर एम्प्रेस लिलैंड्रा के साथ रोमांस वाले सीन्स। इसके अलावा एडिशनली बिशप के टाइम ट्रेवल मिशन वो भी इंक्लूडेड है। बट क्योंकि इस सीन का इस एपिसोड में कुछ लेना देना नहीं था, तो हो सकता है कि फ्यूचर एपिसोड्स में बिशप टाइम ट्रेवल करके वापस आते हुए जरूर दिखेगा। अब क्योंकि ये एपिसोड दो स्टोरीज को पैरेलली चलाता है, तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं दोनों स्टोरीज सेपरेट करके बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट आती है शियर एम्पायर में चार्ल्स एक्सेवियर की स्टोरी। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है स्पेस में शियर एम्पायर एंड क्री एम्पायर के बीच बैटल के साथ। मार्वल कॉमिक्स में क्री और शियर दोनों ये एलियन रेसेस हमेशा वॉर पे रहते हैं एंड मल्टीपल कॉमिक स्टोरीज में ये वॉर्स देखने मिले हैं। एमसीयू में भी ऑलरेडी हम क्री एम्पायर को जानते हैं एंड रिसेंटली हमने लास्ट ईयर की द मार्वल्स में क्रीज को देखा था। यहाँ पे भी क्रीज को लीड कर रहा है रोनन द अक्यूजर, जिसके हाथ में उसका यूनिवर्सल वेपन भी है। एंड यहाँ पे शियर को लीड करते दिखती है डेथ बर्ड, जो एक्चुअल में शियर स्पीशीज की भी एक जेनेटिक म्यूटेंट है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो सभी एलियंस के पास होती है। बट डेथ बर्ड सिस्टर है शियर एम्प्रेस लिलैंड्रा की, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहीं पे शियर के इंपीरियल गार्ड्स देखने मिलते हैं, जिन्हें लीड कर रहा है ग्लैडिएटर। अब ग्लैडिएटर एक तरह से मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन है। उसके साथ हमें इस टीम में देखने मिलते हैं कुछ और मेंबर्स, जो है स्टार बोल्ट, फ्लैश फायर, स्मैशर, टाइटन, वॉर स्टार, मैंटा एंड वल्कन। यहाँ पे क्रीज को ऑलमोस्ट हराने के टाइम ही डेथ बर्ड को कॉल आता है उसकी सिस्टर का। वो इंट्रोड्यूस कराती है अपने एम्पायर के लोगों को एक्सेवियर से। यस, एक्सेवियर जो इस सीरीज की स्टार्टिंग से ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, वो एक्चुअल में जिंदा है। अब एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का लास्ट एपिसोड जो 1996 में एयर हुआ था, उसके एंड में जेवियर्स क्रिटिकली इंजर्ड हो गया था और लिलैंड्रा उसे अपने साथ ले गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड तब से जेवियर्स यहीं पे है और अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इनफैक्ट वो अपने पैरों पे भी खड़ा है, जिसका रीजन है उसका ये न्यू सूट, जिसमें एक्सोस्केलेटन है। ये सिमिलर है जिस तरह का सूट रोडी पहनता है उसके कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक्सीडेंट होने के बाद से। यहाँ लिलैंड्रा अनाउंस करती है कि वो चार्ल्स एक्सेवियर के साथ शादी करने वाली है। कॉमिक्स में तो एक स्टेप आगे जाके इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम है ज़ैंड्रा नेरामनी। एंड कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में वो करेंटली एम्प्रेस है शियर एम्पायर की। इस न्यूज को उसके एम्पायर के लोग ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते, क्योंकि वो चार्ल्स को अर्थ का होने की वजह से लोअर कास्ट का मानते हैं। अब ये ऊंच नीच वाला भेदभाव यहाँ एलियन स्पीशीज में भी दिखाया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे शियर्स उसे टेरन कह के भी बुलाते हैं। एंड ये चीज एमसीयू की पास्ट मूवीज में भी, स्पेशली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हम देख चुके हैं कि ये टर्म टेरन यूज की जाती है अर्थ के लोगों के लिए। अब बाकी लोगों के अलावा डेथ बर्ड भी चार्ल्स को चैलेंज करती है उसकी शियर एम्पायर के लिए कमिटमेंट को लेके, जहाँ पे इनिशियली तो एक्सेवियर अग्री करता है अपनी सारी मेमोरीज जो अर्थ से और उसके एक्समैन से रिलेटेड है उन्हें टोटली मिटाने के लिए। लेकिन जब एन मौका आता है तब वो पलट जाता है, जिसकी वजह से इनके आपस में ही वॉर शुरू हो जाता है। चार्ल्स थोड़ी देर तो इन्हें लड़ने देता है, लेकिन फिर वो पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है एंड अपनी साइकिक एबिलिटीज यूज करके सभी को खींच लेता है एस्ट्रल प्लेन में, जहाँ पे बिल्कुल एक्स मेंशन में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की तरह वो उन्हें पढ़ाता है। अब ये सीन शो करता है कि चार्ल्स की पावर्स कितनी पावरफुल है, जहाँ वो इतने पावरफुल एलियन स्पीशीज को भी साइकिक एबिलिटीज से कंट्रोल कर सकता है। चार्ल्स शियर एम्पायर के सभी लीडर्स एंड वॉरियर्स को लेसन सिखाता है कि सिर्फ वॉर ही सॉल्यूशन नहीं होता हर चीज का। इनफैक्ट वो साथ में भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब उसकी ये स्पीच इन वॉरियर्स पे वर्क कर रही होती है, लेकिन सडनली उसे एक साइकिक विजन आता है, जिसमें पहले तो उसके क्लासरूम का वो ग्लोब बर्स्ट हो जाता है फ्लेम्स में एंड उसके सामने बैठे सभी स्टूडेंट्स स्केलेटन्स बन जाते हैं। एंड फाइनली उसके सामने अपीयर होता है गैम्बिट, जो उसकी आंखों के सामने इस स्केलेटन में चेंज हो जाता है। अब ये विजन एक्चुअल में चार्ल्स की साइकिक एबिलिटीज ही है, जो उसे वार्निंग दे रही है कि अर्थ पे क्या हुआ है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें मैग्नीटो नहीं दिखता, जो अगेन हिंट दे रहा है कि शायद मैग्नीटो इस फाइट में बच गया था। अब जैसे ही चार्ल्स को अर्थ पे हुई रियलिटी पता चलती है, तो वो यहाँ की लड़ाई छोड़ डिसाइड करता है वापस जाने का अपने एक्समैन के पास। एंड यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में इस टीम के लीडर के रूप में हमें चार्ल्स एक्सेवियर वापस दिखेगा। इसी एपिसोड का पार्ट 2 कंटिन्यू करता है स्टॉर्म और
फॉर्ज की स्टोरी 4th एपिसोड से लाइफ डेथ पार्ट 1 की। अब ये स्टोरी लाइन बेस्ड है 1984 की अनकैनी एक्समैन वॉल्यूम 1 इश्यू 186 पे। एंड उस एपिसोड की एंडिंग में हमने स्टॉर्म और फॉर्ज के ऊपर अटैक करते देखा था एक डिमोनिक विलन एडवर्सरी को। इस पार्ट में भी सुपरनैचुरल विलन का अटैक कंटिन्यू होता है, लेकिन फिजिकली हर्ट होता है फॉर्ज, जिसे हील करने की कोशिश करती है स्टॉर्म। यहाँ पर स्टॉर्म पे मल्टीपल नाइटमेयर्स के थ्रू मेंटली अटैक किया जाता है, जहाँ पर एक मोमेंट के लिए वो उसे मेंटली कैप्चर करता है एक कफन के अंदर। अब ये चीज आगे चल के एपिसोड में फॉर्ज भी मेंशन करेगा कि स्टॉर्म को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओरिजिनली ये चीज 1976 की एक्समैन इशू 101 में मेंशन की गई थी, जहाँ पर सिर्फ ये वर्ड टूम कहने पे स्टॉर्म ब्रेक डाउन कर जाती थी। लेकिन इस पार्ट में स्टॉर्म का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस अर्न करना एंड साथ ही अपने फियर्स जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया को ओवरटेक करना दिखाया गया है। अब इनिशियली फॉर्ज अपनी शैमानिक पावर्स के थ्रू एडवर्सरी को हराता है। एंड यस, फॉर्ज के पास मैजिकल एबिलिटीज है जो उसे मिलती है अपनी नेटिव अमेरिकन एंसेस्टर्स की वजह से, जिस तरह की एबिलिटीज हमने एमसीयू में एको के पास देखी है। बट देन वो अपनी मिस्टिकल पावर्स रेयरली यूज करता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल फोकस म्यूटेंट है। यहाँ पर जो मैजिक वो यूज करता है वो स्टाइल मैच करता है डॉक्टर स्ट्रेंज और कामरताज के बाकी सॉर्सरर्स के ऑरेंज कलर सिंबल से। अब फॉर्ज को बचाने के लिए वो दोनों ट्रेवल करते हैं एक गुफा तक, जहाँ पर आगे अकेले ही एंटर करती है स्टॉर्म। एंड अगेन उसके क्लॉस्ट्रोफोबिया को फेस करते हुए जब एडवर्सरी वापस आता है उसके फियर के रूप में, तब स्टॉर्म रियलाइज करती है कि उसकी पावर्स जाने का रीजन सिर्फ एक्सक्यूशनर का चलाया गया वो वेपन नहीं था, बट साथ ही में एक मेंटल ब्लॉक था जो वो खुद उसी ने किया है। यहाँ पे एडवर्सरी स्टॉर्म को वही लाइन बोलता है जो उसने जीन से कही थी जब वो ये कह रही थी कि वो भी एक दिन ह्यूमंस की तरह फील करना चाहती है। एंड यही चीज यहाँ पे कंफर्म करती है कि एपिसोड 4 में फॉर्ज ने जो अटेम्प्ट किया था स्टॉर्म को हील करने का, वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो गया था, यानी कि उसकी मशीन वर्क कर गई थी। लेकिन स्टॉर्म का वो फियर, वो मेंटल ब्लॉक उसे ब्लॉक कर रहा था अपनी पावर्स यूज करने से। अब यहाँ जब वो अपना सेल्फ डाउट, अपना फियर ओवरकम करती है तो हमें देखने मिलती है उसकी फुल पावर्स। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है उसी म्यूजिक में जहाँ पर सेंटिनल्स पे अटैक के टाइम उन्होंने मेंशन किया था ओमेगा लेवल म्यूटेंट। एंड एंट्री हुई थी स्टॉर्म की। साथ ही में स्टॉर्म को मिलती है 1975 की जायंट साइज एक्समैन इशू में दिखी उसकी ओरिजिनल आइकॉनिक कॉस्ट्यूम। लेकिन फॉर्ज को बचा के वापस उसके घर आने के बाद स्टॉर्म को भी पता चलता है जेनोशा में हुए जेनोसाइड के बारे में, एंड वो भी डिसाइड कर चुकी है वापस एक्समैन के पास आने का। लेकिन इस एपिसोड की एंडिंग होती है रियल विलन को रिवील करते हुए जिसने करवाया था जेनोशा पे ये अटैक। अब कॉमिक्स में ये थी कैसेंड्रा नोवा, चार्ल्स ज़ेवियर की ट्विन सिस्टर, जो सभी म्यूटेंट्स को मारना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे रिवील होता है कि इसके पीछे था बॉलीवर ट्रस्ट, बट उसका माइंड नहीं, उसका डीएनए, जिसे एक्सेस करके और साथ ही में मास्टर मोल्ड एक्सेस करके क्रिएट किए गए थे वो सेंटिनल जिन्होंने जेनोशा पे अटैक किया था। एंड इस सब के पीछे एक्चुअल में है मिस्टर सिनिस्टर। अब इस सीन में पीछे हमें दिखता है एक मूवी थिएटर जहाँ पे प्ले हो रही है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो राइटर H.G. वेल्स की क्लासिक साइंस फिक्शन स्टोरी है जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। एंड इसी स्टोरी में जायंट 3-लेग एलियंस अटैक करते दिखे थे वर्ल्ड पे। इसी तरह के मैसिव सेंटिनल्स ने अटैक किया था जेनोशा पे। एंड मिस्टर सिनिस्टर के सिनिस्टर फेस पे खत्म होता है ये एपिसोड। इस लास्ट सीन को देख के इतना क्लियर है कि सिनिस्टर एक्समैन को खत्म करने के लिए और भी बहुत कुछ प्लान करके बैठा है, लेकिन वो सारी डिटेल्स हमें देखने मिलेंगी नेक्स्ट वीक। तब तक इस ब्रेकडाउन के बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।